नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगे आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने संदिग्ध लेन देन में शामिल 70 लाख मोबाइल नंबर सस्पेंड कर दिए हैं। वित्तीय साइबर सुरक्षा और बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए सरकार ने बैंकों को इस संबंध में व्यवस्था और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए कहा है। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल भी सुनिश्चित कर रही है। भोले भाले ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए सरकार साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता भी फैलाएगी। और अब अगली खबर भी ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े फ्रॉड को रोकने को लेकर सरकार की नई योजना से जुड़ी है। सरकार ने 2 यूजर्स के बीच पहली बार होने वाले डिजिटल भुगतान को पूरा होने में कम से कम 4 घंटे का रिजर्व टाइम रखने का प्रस्ताव दिया है। ये नई व्यवस्था 2000 रुपये और इससे ज्यादा के भुगतान पर लागू की जाएगी। इसमें यूपीआई के साथ IMPS और RTGS जैसे अन्य सभी तरह के डिजिटल भुगतान भी शामिल होंगे। मौजूदा नियमों के मुताबिक एक नए यूपीआई अकाउंट से पहले 24 घंटे के अंदर अधिकतम 5000 रुपये भेजे जा सकते हैं। नए नियम के तहत 2000 रुपये से ज्यादा के पहले डिजिटल भुगतान पर 4 घंटे की लिमिट लगाई जाएगी। इस दौरान यूजर्स अपने भुगतान को रिवर्स या राशि में बदलाव कर सकेंगे। RBI की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में 13,530 फ्रॉड के मामले सामने आए, जिसमें 30,252 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2024 में बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर सत्ता में वापसी करेंगे। सीतारमण ने कहा है कि सरकार आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने के लिए प्रणालीगत सुधार लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आम चुनावों के नतीजों को लेकर थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। सीतारमण ने दावा किया है कि भाजपा सरकार ने कई पहल की है, जिससे हर भारतीय के जीवन में बदलाव आया है और कारोबारी माहौल में सुधार हुआ है। रोजगार के मोर्चे पर सीतारमण ने कहा कि सरकार हर महीने आयोजित होने वाले रोजगार मेलों के जरिए इस साल दिसंबर तक देश के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। इनमें से लगभग 8 लाख नौकरियां इस साल अब तक दी जा चुकी हैं। बैंक अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेंगे। बैंक यूनियन और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच 12वीं समझौता वार्ता आखिरी चरण में प्रवेश कर चुकी है। जल्द ही वित्त मंत्रालय बैंकों में 5 डे वीक का ऐलान कर सकता है। बैंक कर्मचारी काफी लंबे समय से 5 डे वीक की मांग कर रहे हैं। अभी बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। बैंक कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी को लेकर समझौते में अंतिम चरण में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेतन में संशोधन, वर्किंग डेज में बदलाव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू होगा। मंगलवार का दिन अदानी समूह के लिए मंगलकारी साबित हुआ। समूह की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों के शेयर आज बढ़त में रहे। सबसे ज्यादा अदानी टोटल गैस के शेयर 20% का अपर सर्किट लगा। अदानी समूह की कंपनियों में तेजी आने के पीछे सुप्रीम कोर्ट की हिंडनबर्ग मामले में सकारात्मक टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन उसके बाद से ही अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में तेजी जारी है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर में 19%, अदानी पावर में 12%, अदानी ग्रीन एनर्जी में 12%, अदानी एंटरप्राइजेस में 11%, अदानी विल्मर में 10% और अदानी एंटरप्राइजेस में 8% से ज्यादा की तेजी आई है। अदानी पोर्ट्स में 5%, अंबुजा सीमेंट में 4% और ACC में 2% से ज्यादा की तेजी रही। देश की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी TCS ने शेयर बायबैक के लिए तारीखों की घोषणा की है। TCS 17,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक करेगी। बायबैक कार्यक्रम 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा। निवेशक 4,150 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं। बायबैक की रिकॉर्ड डेट 25 नवंबर तय की गई है। इसका मतलब यह है कि जिन निवेशकों के पास 25 नवंबर को TCS के शेयर थे, वो ही बायबैक के लिए एलिजिबल होंगे। छोटे शेयरधारक यानी जिनके पास 2 लाख रुपए से कम के शेयर हैं, उनके लिए शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो 17% है। मतलब जिन निवेशकों के पास 6 शेयर हैं, वो अपना 1 शेयर टेंडर कर सकेंगे। अन्य शेयर होल्डर्स के लिए शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो हर 209 शेयरों के लिए 2 शेयर का है, यानी प्रत्येक 209 शेयरों पर केवल 2 शेयर टेंडर होंगे। विदेशी निवेशकों की खरीदारी के बीच ऑटो, बिजली और मेटल शेयरों में अंतिम दौर की खरीदारी से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लग गया। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 204 अंक बढ़कर 66,174 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 95 अंक चढ़कर 19,890 अंक पर बंद हुआ।
विदेशी संस्थागत निवेशक अब बाजार में धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, जो बाजार के लिए एक मजबूत सकारात्मक पहलू है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों की बैठक के पहले कच्चे तेल भी स्थिर बने हुए हैं। इसका लाभ तेल कंपनियों को मिलने की उम्मीद है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने नवंबर में अब तक भारतीय बॉन्ड बाजार में करीब 12,400 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये 2 साल में किसी एक महीने का सबसे ज्यादा निवेश आंकड़ा है। देश में बॉन्ड पर आकर्षण रिटर्न मिलने से इसके प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है। जेपी मॉर्गन के उभरते बाजारों के सरकारी बॉन्ड सूचकांक में भारतीय सरकारी सिक्योरिटीज को शामिल करने से भी भारतीय बॉन्ड बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है। डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार एफपीआई 2023 की शुरुआत से ही भारतीय बॉन्ड बाजार को लेकर उत्साहित है। उन्होंने मार्च के अलावा पूरे साल निवेश किया है। मार्च में उन्होंने 2,505 करोड़ रुपए निकाले थे। हाउसिंग सोसाइटीज अब सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए अपने निवासियों से अनिवार्य शुल्क वसूल सकेंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने आदेश में कहा है कि भारत में सभी हाउसिंग सोसाइटीज को सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य रूप से निवासियों से शुल्क वसूल करना अनिवार्य है। इस फैसले में देश भर में हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वालों पर असर पड़ेगा। हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने कहा है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन और संचालन करना महत्वपूर्ण है। इसलिए हाउसिंग सोसाइटीज को इन गतिविधियों के लिए शुल्क लेने की अनुमति दी जाती है। बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों और रियल एस्टेट सेक्टर के फायदे के लिए एक नया नियम बनाया है। इसके तहत छोटे और मध्यम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से रियल एस्टेट के विकास में महत्वपूर्ण मदद मिलेगा। इसके तहत पार्शियल ओनरशिप को नियमों के अंतर्गत लाने से न केवल निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि ये कमर्शियल के साथ ही किफायती रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए भी फायदेमंद होगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।